नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम पाथफाइंडर में। यहाँ आपके लिए लेटेस्ट जॉब्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स, एडमिशन और वैकेंसी रिलेटेड जो भी न्यूज़ एंड अलर्ट्स होते हैं वो लेकर आते हैं। तो जैसा कि हमें देख पा रहे हैं, हमारा जो प्लेटफॉर्म है alert.exampathfinder.com, यहाँ पर आपको सारी जॉब्स बायफरकेट मिल जाएंगी। एडमिशन का अलग सेक्शन है, ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट है, एग्जाम लिस्ट है। तो आप यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, उसका पॉपुलर एग्जाम को हमने अलग बायफरकेट किया हुआ है कि यूपीएससी के एग्जाम, एसएससी के एग्जाम या फाइनेंशियल बैंकिंग के एग्जाम, या अगर आपको सिर्फ जुडिशरी के एग्जाम देखने हैं, मेडिकल के एग्जाम्स में ही रिलेटेड हैं आप, तो आप जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं आप उसके जाके डायरेक्ट सर्च कर सकें। इस चीज़ से आप समय बचेगा और आपको अलग अलग ढूंढने की जो मेहनत है वो भी बचेगी। दूसरा, हमने यहाँ पे ऐसे लास्ट डेट सून या फिर लेटेस्ट रिजल्ट का भी अलग अलग सेक्शन रखा है। एक सेक्शन ये है जिसमें लेटेस्ट वॉक इन इंटरव्यू है, जिसमें आप सिर्फ जो भी जिनमें सिर्फ रिटन एग्जाम नहीं होता, केवल इंटरव्यू है, उनका अलग सेक्शन हमने रखा है। फिर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बाइफरकेशन किया हुआ है कि आईबीपीएस, एसबीआई, डीएसएसबी या हरियाणा स्टेट स्टाफ कमीशन, तो जितने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी हमने यहाँ पे बाइफरकेट किया हुआ है। फिर अगर आप सिर्फ एक ही स्टेट की जॉब्स में इंटरेस्टेड हैं, लाइक आप झारखंड की ही जॉब चाहते हैं देखना, या बिहार की जॉब चाहते हैं, या फिर सिर्फ यूपी की जॉब देखना चाहते हैं, तो आप अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो सिर्फ यूपी की ही जॉब, जैसे यहाँ दिख रहे हैं उत्तर प्रदेश, सिर्फ आपको एक ही स्टेट की जॉब दिख रही है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं। तो इससे क्या होगा, आपका समय बचेगा और आपको अलग से ढूंढना नहीं पड़ेगा कि यार कौन सी जॉब है, सारी खोल खोल के देख रहे हैं आपकी कौन सी नोटिफिकेशन आपके मतलब की या सिर्फ यूपी से रिलेटेड है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। तो आज जिस एग्जाम की हम बात करने वाले हैं वो है यूजीसी नेट। तो आज मैं इसको यूजीसी नेट के बारे में आपको प्रॉपर बताऊंगा कि क्या इसका यूजीसी नेट क्यों होता है, कौन कराता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो बात करते हैं यूजीसी नेट। जैसे अगर नेट की फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और यूजीसी की बात करें यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो यूजीसी नेट जो था, और एनटीए यूजीसी नेट भी बोलते हैं इसको। एनटीए क्यों बोलते हैं, क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो इसको कराता है, तो इसलिए उसको एनटीए यूजीसी नेट भी बोलते हैं। और ऑल्सो नोन एज नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट भी बोलते हैं, जैसे नेट क्वालिफाइड जैसे लोग बोल देते हैं जनरल भाषा में, तो नेट भी बोलते हैं। अब इसकी बात करते हैं ये होता क्यों है। सबसे पहली बात है कि जो जॉब्स होती हैं, जो पोस्ट होती है असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी कि जेआरएफ जो होती हैं, वो जो इंडियन यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस हैं वो कराने के लिए आपको नेट क्वालिफाइड होना पड़ता है। जैसे जो टीईटी एग्जाम होता है वो टीचर्स के लिए होता है, आपको अगर टीचर बनना है फर्स्ट से लेके 8 तक तो टीईटी एग्जाम क्वालिफाइड करना है। लेकिन अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर जेआरएफ यानी कि जो जूनियर रिसर्च फेलो होता है, उसके लिए आपको नेट क्वालिफाई करना पड़ता है। तो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है, एनटीए कंडक्ट कराती है ऑन द बिहाफ ऑफ यूजीसी। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बिहाफ पे एनटीए इसको कंडक्ट कराती है, इसलिए यहाँ पे एनटीए लगा हुआ है। उसके बाद अगर बात करें 2018 तक जो यूजीसी नेट का एग्जाम था वो सीबीएसई के द्वारा कराया जाता था। उसके बाद यूजीसी नेट जो है अब इसको एनटीए कराता है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। जैसे बड़ी बड़ी जितने हैं वो एनटीए, जैसे अगर मैं सीयूईटी की बात करूँ और भी दो तीन एग्जाम है वो एनटीए के हवाले कर दिया जा रहा है। एक स्पेसिफिक एजेंसी बना दी गई है टेस्टिंग के लिए, जो एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, तो अब इसको एनटीए कराते हैं 2018 के बाद से। तो बात करते हैं फ्रिक्वेंसी ऑफ द एग्जाम। फ्रिक्वेंसी मतलब कितने फ्रिक्वेंटली एग्जाम होता है, तो ये ट्वाइस होता है ईयर में, यानी कि साल में 2 बार होता है। मंथ ऑफ जून और दिसंबर में होता है ये, ऑनलाइन मोड में होता है पूरा एग्जाम। अब बात करते हैं क्राइटेरिया क्या है, यानी कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि यूजीसी नेट में अगर आप क्वालिफाई करना है आपको, तो आपको जनरल में से क्वालिफाइंग परसेंटेज जो है 40% है। एस सी, एस टी, ओबीसी, एनसीएल, पीडब्ल्यूडी, ट्रांसजेंडर यानी कि जनरल के अलावा जो भी कैटेगरीज हैं उनके लिए क्वालिफाइंग परसेंट है 35%। अब बात करते हैं 40% इन पेपर वन एंड सेकंड, वाइल द क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर एस सी, एस टी, ट्रांसजेंडर जैसे मैंने ऊपर बताया वो 35% है। एप्लीकेंट हु क्वालिफाई फॉर नेट लेक्चरशिप आर नॉट एलिजिबल फॉर जेआरएफ। जो जैसे अब नेट अगर क्वालिफाई करके, एक लेक्चरशिप होता है एक जेआरएफ होता है, अगर आप लेक्चरशिप के लिए क्वालिफाई किए हैं तो आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं है। टॉप 6% ऑफ कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड फॉर जेआरएफ, यानी कि नेट में से जो टॉप 6% होंगे सिर्फ वो ही जेआरएफ के लिए जाते हैं। उसके बाद अंटिल 2018 यूजीसी रिलीज द सर्टिफिकेट, बट फ्रॉम दिसंबर 2018 एनटीए रिलीज द यूजीसी नेट ई सर्टिफिकेट एंड जेआरएफ अवार्ड लेटर। हाँ, तो जैसे 2018 तक जो था वो यूजीसी सर्टिफिकेट रिलीज करता था, लेकिन एनटीए ने जो किया है 2018 के बाद से ई सर्टिफिकेट होता है वो, और जेआरएफ अवार्ड लेटर होता है वो उसकी वेबसाइट पर डाल दिया जाता है, और कैंडिडेट्स वहाँ से अपना वो डाउनलोड कर सकते हैं सर्टिफिकेट या फिर जो जेआरएफ अवार्ड लेटर है। अब बात करते हैं कौन कौन इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल है। तो जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो उनके लिए 55% होने चाहिए एटलीस्ट मास्टर डिग्री के लिए, यानी कि उनके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए या फिर इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। फॉर ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ट्रांसजेंडर यानी कि जनरल के अलावा सारी कैटेगरीज के लिए 50% ऑफ एलिजिबिलिटी, यानी कि आपके मास्टर्स में आपके 50% होने चाहिए मिनिमम। बात करते हैं इसके करियर अपॉर्चुनिटी क्या है। जैसे कि अगर आप यूजीसी नेट और जेआरएफ
क्लियर कर लेते हैं, तो सबसे पहले तो आप लेक्चरशिप यानी कि आप लेक्चरशिप कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं पीएसयूज़ में, वर्क इन टॉप लैबोरेटरीज़, साइंस है, साइंस में कैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है। एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो बड़े-बड़े पब्लिकेशन हाउसेज़ हैं या फिर और भी जो एड-टेक कंपनीज़ हैं, उसमें आप एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी लग सकते हैं। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस में अलग एक पोस्ट होती है, वहाँ पे आप सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज में जा सकते हैं, फाइनेंस में जा सकते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, ये तो इसमें कुछ टॉप अपॉर्चुनिटीज़ लिखी हैं, लेकिन नेट क्वालिफाइड करके या जेआरएफ क्लियर करके आपके पास बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं। यूजीसी नेट इसीलिए सबसे फेमस एग्ज़ाम्स में से एक है। अब बात करें रिजर्वेशन कोटा क्या होता है कि ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन है और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% है, एससी के लिए 15% है, एसटी के लिए 7.5% है, पीडब्ल्यूडी के लिए 5% है। तो ये अलग से नहीं है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी रिजर्वेशन पॉलिसी वही फॉलो करता है सिमिलर। उसके बाद अगर एज क्राइटेरिया की बात करें तो जेआरएफ के लिए कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 31 ईयर, यानी कि आपको 31 साल से कम होना चाहिए, तभी आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल हैं। Candidates including women applicants belonging to OBC, NCL, SC, ST, transgender category are provided age relaxation of 5 years। यानी कि जो कैंडिडेट्स हैं जो कि जनरल के अलावा बाकी सब में आते हैं, ओबीसी में, एससी में, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ट्रांसजेंडर, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है एज में। Candidates who have research experience get a relaxation limited to the period they have spent on the research, but this relaxation is subjected to maximum 5 year। इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करने से पहले या नेट क्वालिफाई करने से पहले पहले से आप किसी रिसर्च में इन्वॉल्व थे, आपका रिसर्च एक्सपीरियंस है, तो आपको वही जो जितने साल आपने रिसर्च किया है वो एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है, लेकिन वो 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि 5 साल या रिसर्च एक्सपीरियंस जो मतलब कम होगा वही आपको दिया जाएगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपने 7 साल की रिसर्च करी है तो भी आपको सिर्फ 5 साल मिलेगा, और अगर आपने 3 साल की करी तो 3 साल ही मिलेगा, यानी कि 5 साल से ज़्यादा नहीं मिलेगा। एलएलएम डिग्री की अगर आपके पास है तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। कैंडिडेट्स हु हैव सर्व्ड आर्म फोर्सेस और अप टू 5 इयर्स व्हिच इज सब्जेक्ट टू लेंथ ऑफ सर्विस, जैसे मैंने उसको बताया ऊपर वाले को, उसी तरह इसमें है कि अगर आप आर्म फोर्सेस में भी कर चुके हैं तो भी आपको रिलैक्सेशन मिलता है जितने साल आपने किया है, लेकिन 5 साल से कम, 5 साल से ज़्यादा नहीं मिलता। यानी कि एक एक थ्रेशोल्ड है 5 साल, उतना ही रिलैक्सेशन मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। अंडर एनी सर्कमस्टांसेस द टोटल रिलैक्सेशन शैल नॉट एक्सीड, जैसे मैंने बोला ना कि एक थ्रेशोल्ड है, 5 साल से ज़्यादा रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगा किसी भी सर्कमस्टांसेस में। अब अगर बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो उनके लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाना चाहते हैं। जो एज लिमिट थी 31 ईयर, वो जेआरएफ के लिए थी। एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं एग्जाम के लिए, तो अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी का 1000 रुपये है फीस, 1000। ओबीसी के लिए 500 है, एससी एसटी पीडब्ल्यू ट्रांसजेंडर के लिए 250 रुपये है। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करते हैं तो नॉर्मली जो इनके सेंटर होते हैं वो पूरी हर मेजर सिटीज में होते हैं। एट द टाइम ऑफ फिलिंग द फॉर्म आप 4 सिटीज करते हैं, आप मतलब सिलेक्शन में पहली चॉइस, दूसरी चॉइस, तीसरी चॉइस, चौथी, और उसमें से आपको अकॉर्डिंग टू चॉइस जो आपने किया हो तो उसमें जनरली पहली दूसरी चॉइस में मिल जाता है। अगर आपने फॉर्म टाइमली भर लिया होता है तो पहली ही चॉइस मिल जाती है, अगर आप लेट भरा होता है तो आपको सेकंड चॉइस तक जाना पड़ता है, लेकिन थर्ड फोर्थ में जनरली नहीं जा पाते हैं। और सम टाइम डिफरेंट सिटी ऑफ अ नियर बाय एरिया में भी अलॉट, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर जिस एरिया आपने जो सिलेक्ट किया वो भर चुका है तो आपको आसपास के शहरों में आपको अलॉट कर दिया जाता है एग्जामिनेशन सेंटर। अब मैं बात करता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया हमारी जो वेबसाइट है, जो हमारे कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है community.exampathfinder.com, इसमें क्या फ़ायदा है? जैसे यहाँ पर ये इवेंट बना हुआ है, यहाँ सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, लेकिन हो सकता है आपको कुछ चीज़ें ना पता हो। जैसे मैंने बताया कि बेनिफिट्स क्या है, लेकिन फिर भी ये जो यूज़र थे इनको नहीं पता था कि बेनिफिट्स क्या है, तो यहाँ पे इन्होंने पूछा और फिर दूसरे यूज़र ने आके उन्होंने सारी चीज़ें बताई कि आप यहाँ इन्होंने पूछा बेनिफिट्स क्या है, तो इन्होंने बताया कि बेनिफिट्स करके आप क्या-क्या कर सकते हैं, एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, रिसर्च भी पब्लिश कर सकते हैं, ऑथर बन सकते हैं, लैब असिस्टेंट। उसके बाद इन्होंने इनका डाउट था जैसे आधार मैंडेटरी है, तो इन्होंने बताया आधार मैंडेटरी नहीं है, इट इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस फॉर आइडेंटिफिकेशन। फिर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इन्होंने उसका आंसर दिया गया। फिर अगर किसी ने बोला कि कैन यू टेल मी अबाउट द एज लिमिट टू अप्लाई फॉर यूजीसी नेट, तो इन्होंने एज लिमिट भी बताई कि कोई एज लिमिट नहीं है प्रोफेसर के लिए और नेट जेआरएफ के लिए 31 ईयर, जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया, लेकिन हो सकता है लोगों को कभी कभी डाउट होता है। तो ये इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, आप यहाँ रिप्लाई सेक्शन में जाते हैं, अगर आपको कोई भी मेरी बात में आपको लगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है या कुछ किसी चीज़ में आपको डाउट है, तो आप यहाँ डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो जो फेलो एस्पिरेंट्स होते हैं, आपस में आप लोग एक दूसरे के डाउट क्लियर करके कोई इन्फॉर्मेशन और ऐड करना चाहते हैं कि इस वीडियो में ये चीज़ मिसिंग थी, ये और होना चाहिए, और ये चीज़ इस नेट एग्ज़ाम के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट है, पता होना चाहिए, तो आप यहाँ वो भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे वैसे मैं बताना भूल गया कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो यहाँ इन्होंने बताया नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये चीज़ें हैं जो एक दूसरे के साथ आप डिस्कस करके क्लियर कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको कहीं भी इधर-उधर जाने की नहीं, आप हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे जाइए community.exampathfinder.com पर, वहाँ पर आप यहाँ इस इवेंट पे जाएँगे, इस इवेंट पे सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करके
आप और इसका आप यहाँ पे अपने डाउट पूछे। इसका इवेंट मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, हमारे कम्युनिटी प्लेटफॉर्म का लिंक भी दे दूंगा, और हमारा जो प्लेटफॉर्म ये है alert.exampathfinder.com, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, जिससे कि आप इजीली कोई भी एग्जाम सर्च कर सकते हैं, आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो आई होप मैंने आपका सारे डाउट क्लियर कर दिए हों। थैंक यू सो मच वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। थैंक यू सो मच।